ट्रम्प वॉर नहीं चाहते। ये मीडिया की कैंपेन के लिए बहुत अच्छी बात है। इन रियलिटी पूरी दुनिया को पता है। भाई आप जब फ्लीट नजदीक लेके आ गए हैं तो मिसाइल को दूर मारने में तकलीफ होती है, मिसाइल तो नजदीक मार सकता है ना। ईरान लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार है। ईरान उनको अगर उसने मारा तो ईरान कह रहा है कि हम तुम्हें लॉन्ग टर्म वॉर में खींच के लेके आएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आज हम फिर स्टूडियो में हैं और बहुत खास शख्सियत हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि इमाम मेहदी की विलादत के मौके पर वो भारत आए हैं और हमने पूरी कोशिश की कि आपसे राब्ता कायम किया जाए और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है मिडिल ईस्ट में और ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव बरकरार है, बना हुआ है, मजीद बढ़ रहा है, उस पर आपसे बात करें। हमारे साथ हैं ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, सबील मीडिया के हेड हैं, ईरान में अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और लगातार हमसे संपर्क में रहते हैं। ईरान से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप उन्हें अक्सर लाइव हिंदुस्तान पर देखते हैं। भारत में हैं, उनसे बात करते हैं, इसलिए हमने उन्हें स्टूडियो में दावत दी है। ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, स्वागत है आपका, खैर मकदम है लाइव हिंदुस्तान के स्टूडियो पर। शुक्रिया बहुत बहुत, और आपको और तमाम व्यूवर्स को सलाम और आदाब अर्ज करता हूं। बिल्कुल ताज़ा मामले पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ईरान में 22 बहमन मनाया जा रहा है, जो ईरानी कैलेंडर के हिसाब से उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह है, जिसके चलते पूरे ईरान के अंदर में अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतरे रहे आज। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के लिए अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बे का ऐलान किया। लेकिन इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम एक और फ्लीट, एक और जंगी बेड़ा भेज सकते हैं ईरान के समंदर में, और उन्होंने साफ कहा कि अगर बातचीत टूटी तो हम हमला करेंगे। और साथ ही पीएम नेतन्याहू भी इसी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते हैं। दोनों की बात हो रही है, बंद कमरे में होती है और बहुत ज्यादा उसके डिटेल नहीं आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हो सकता है। जी, सबसे पहले तो ये धमकियां जो हैं पिछले 40 साल से आयतुल्लाह खामेनेई कह रहे हैं कि इन लोग देते हैं, तो ये धमकियां देना कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है। ठीक है, न्यूज़ में और दुनिया में ये है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं तो हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ, ये ऐसे ही जब स्कूल में दो बच्चे लड़ते थे, जिसे मारना होता वो मार देता था, जिसे नहीं मारना होता वो कहता कि तू बाहर आ, मैं तुझे बताता हूँ। तो अमेरिकन धमकी की इस वक्त पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। 72 घंटे में हमला कर देंगे, 48 घंटे में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे, हमारी फ्लीट आ गई, ये कर देंगे। भाई अगर आपको करना होता तो आप अभी तक कर दिए होते। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आपके पास कोई मिलिट्री पावर आने वाला है, कोई सपोर्ट आने वाला है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, तो माइक पॉम्पियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी सेकंड नंबर की पोजीशन पर अमेरिका में ऑफिशियल हैं, वो कांग्रेस में जाके कहते हैं कि हमने ये फ्लीट जो अब्राहम लिंकन इधर लेकर आए हैं इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे पास 40,000 हमारे सोल्जर्स वहां पर तैनात हैं वेस्ट एशिया में, अलग अलग कंट्रीज में जी। और एक बटन ईरान दबाएगा, हमारे 40,000 सोल्जर जद पर हैं। तो हम इसलिए जंग नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि मार पड़ेगी जी। तो अमेरिका इस वक्त पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है, पोजीशन ऑफ वीकनेस में है। और आप देखेंगे किस तरीके से ईरान ने इस पूरी न्यूक्लियर टॉक्स में अपनी स्ट्रेंथ को जाहिर किया, उससे बिल्कुल पावर बैलेंस हमें समझ में आता है कि क्या होगा। एक, अमेरिका हमला नहीं करेगा। दो, अगर अमेरिका हमला करता है तो ये उसका आखिरी हमला होगा, क्योंकि उसके बाद उसको कोई हमला करने की ख्वाहिश नहीं होगी। देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और शायद ईरान के अंदर ये बातें चल रही होंगी जो आप इस वक्त हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, चूंकि आप ईरान से लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, ये बड़ी बात है, ये बड़ा दावा है। ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि धमकियों पर धमकियां हैं, और न सिर्फ धमकियां हैं बल्कि साजो सामान जा रहा है, पोजीशन ली जा रही है और हर तरह से तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। देखिए, हमारी इजरायली न्यूज़पेपर है जेरूसलम पोस्ट, जो उनकी गवर्नमेंट का प्रो न्यूज़पेपर है जी। उस पे आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो अब्राहम लिंकन है वो सेफ नहीं है इरानियन मिसाइल्स के मुकाबले पे। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये इजरायली न्यूज़पेपर कह रहे हैं जी। आपने एक फ्लीट लेके आए हैं
और आप फ्लीट से ईरान पर हमला करना चाहते हैं। भाई आप जब फ्लीट नजदीक लेके आ गए हैं तो मिसाइल को दूर मारने में तकलीफ होती है, मिसाइल तो नजदीक मार सकता है ना। प्लस दुनिया में जो वॉर टेक्निक्स हैं उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, कि जब मिसाइल मसलन उन्होंने फ्लीट लेके आए, वो मार रहे हैं, अब उनको एंटी मिसाइल यूज करना पड़ेगा इनके मिसाइल को रोकने के लिए। वो एक मिसाइल भेजते हैं $1 लाख की होती है, ये एक मिसाइल एंटी मिसाइल चलाते हैं $1 मिलियन की होती है। आप देखें कि कौन वॉर में जीतेगा। मतलब आर्थिक रूप से भी टूटेगा, अमेरिका और इसराइल नुकसान उठाएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं। जी, यानी एक पूरी पोजीशन जो मिलिट्री की इस वक्त है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं व्यूअर्स के सामने कि अमेरिका ईरान मार नहीं खा सकता, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों मार सकते हैं, दोनों मार खा सकते हैं। अगर उनके पास एयर सुपीरियोरिटी है कि वो एरोप्लेन से या फाइटर जेट से आके मार सकते हैं, तो ईरान के पास मिसाइल सुपीरियोरिटी है कि ईरान मिसाइल से मार सकता है, लेकिन दोनों पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकते हैं। तो जंग कब होगी? इरानियन एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं जंग तब होगी जब अमेरिका और इजराइल को ये लगेगा कि हम मारेंगे और पलट के हम मार नहीं खाएंगे। ईरान इतना कमजोर हो जाएगा कि वो पलट के हमें नहीं मार सकता, क्योंकि हम मारने के तो सक्षम हैं लेकिन मार खाने के सक्षम नहीं है। तो जंग कब शुरू होगी? जंग तब शुरू होगी जब अमेरिका या इजराइल का कैलकुलेशन ये होगा कि हम मारेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अब ईरान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई मारोगे मीज़नी मी खोरी, बिल्कुल वाज़ेह, मारोगे तो मार खाने के लिए तैयार हो। एक और चीज ये है कि अब सिर्फ बातें नहीं है ना इमरान भाई, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि ईरान मार देगा। 12 दिन की जंग हुई, ये जंग के अंदर पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान की पावर और क्षमता क्या है। इजराइल और अमेरिका ने कहा कि हमें क्या करना है, सीज फायर करना है। ईरान ने तो नहीं कहा हमें सीज फायर करना है। तो बिल्कुल क्लियर है कि पोजीशन ऑफ पावर किसका है। एक और चीज मैं आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर करना चाहता हूं कि भाई अमेरिका को ईरान को मारना है ना, तो ईरान ने उनके कतर के बेस के ऊपर, जो सबसे बड़ा उनका सेंट्रल कमांड बेस है, उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल मारा जी, है ना। अब इससे बड़ा बहाना आपको क्या चाहिए था जंग करने के लिए ईरान से? अमेरिका में ताकत है, लड़ने की ताकत थी, तो भाई सबसे बड़ा बहाना ईरान ने दे दिया ना कि भाई हमने आपके सबसे बड़े सेंटर पे मिसाइल भेजी। ईरान अमेरिका ने क्यों सीज फायर किया? ये 6 महीनों में क्या बदल गया जी कि भाई जब ईरान ने मिसाइल मारा तुमने कहा हमें सीज फायर करना है, अब कह रहे हो जंग करना है। जब जंग करना था तब जंग क्यों नहीं की तुमने? क्योंकि ईरान ने लास्ट 3 डेज में जो मिसाइल्स मारी थी उसके अंदर 90% से ज्यादा एक्यूरेसी थी लास्ट 3 डेज में, और एक्सपेक्टेड ये था कि नेक्स्ट 5 डेज में ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज को और ऊपर लेके जा रहा था। तो रिजल्ट ये होता है कि अमेरिका और इजराइल के लिए बर्दाश्त करने की कुव्वत खत्म होती जा रही थी। तो रातों रात कतर के किंग को फोन किया गया, कतर के किंग ने फोन किया, पहले खुद बात की, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, कतर के किंग को इन्वॉल्व किया गया। भाई उनकी तरफ से क्यों कमजोरी है? उसकी वजह है, देखिए ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, जिस वादे के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं अमेरिका के इख्तिदार में, वहां की सत्ता में, वो ये है कि जंगें रोकी जाएंगी और जंग नहीं करनी है, शांति को लेकर आना है पूरी दुनिया में, जैसा कि वो वादा करके आए हैं। और उनका एक बहुत बड़ा समर्थक तबका, जो जिसे मागा पीपल्स कहते हैं अमेरिका में, वो इस बात को लेकर उनको प्रेशराइज करते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है, 11 फरवरी को जो उन्होंने बात की है, वो ये है कि ये उकसाने वाली कार्रवाई, बहुत ज्यादा बातों में भी जब बातचीत चल रही, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि बहुत उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है ईरान, बातचीत में भी ईरान बिल्कुल इस तरह की शर्तें लगा रहा है या इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि बातचीत करना ही नहीं है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे सब्र का पैमाना भी एक हद तक रहेगा, उसके बाद टूट जाएगा। देखिए ये तो कि अमेरिका जो है वॉर नहीं चाहता और ट्रंप वॉर नहीं चाहते, ये मीडिया की कैंपेन के लिए बहुत अच्छी बात है। इन रियलिटी पूरी दुनिया को पता है कि जब ट्रंप आए और ट्रंप आने के बाद भी वॉर के लिए उसी तरीके से वेपन्स इजराइल पहुंचते रहे, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उनके आने के बाद वॉर पॉलिसीज चेंज हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा बॉम्ब मारूंगा, पूरे गाजा को जहन्नम बना दूंगा, पूरे गाजा को तबाह कर दूंगा। तो ये पीस वालों की बात आप इमेजिन करें, महात्मा गांधी ऐसी बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीस के सिंबल हैं।
ट्रम्प पीस का सिंबल नहीं है, ट्रम्प पीस का सिंबल है, तोड़ने वाले का सिंबल है। वेनेजुएला को लेके, कोलंबिया को लेके ट्रम्प के आने के बाद देखें उनके पड़ोसी हैं कनाडा, कनाडा में इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हत्ता कनाडा ने कहा कि हम मिलिट्री एफर्ट्स भी कर सकते हैं, तो कनाडा से उनकी प्रॉब्लम है, ग्रीनलैंड से उनकी प्रॉब्लम है, मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम है, गाजा में प्रॉब्लम है। कहां पर उन्होंने पीस ट्रीटी या पीस उन्होंने करवाई है? तो ये कि ईरान के साथ वो जंग नहीं करना चाहते, ये बात आपकी सही है। क्या सही है कि अमेरिका ने जो इस वक्त पोजीशन ली है वो ये है क्योंकि ट्रम्प के लिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रम्प लॉन्ग टर्म वॉर में नहीं जाना चाहते जी, वो एक शो ऑफ पावर करके एग्जिट करना चाहते हैं। तो ईरान में भी वो यही करना चाहते थे, वो पहले डराना चाहते थे कि खाली कर दो, ईरान खाली कर दो, ताकि वो डर जाए। ईरान नहीं डरा, अब ईरान को इनको हमला करना पड़ा क्योंकि इतना बोल चुके थे, तो इन्होंने एक पोजीशन ऑफ पावर दिखाई, एक बॉम्ब गिराया, और वो भी पहले बोल के। CBS न्यूज में रिपोर्ट छपी कि इन्होंने पहले से ईरान को बोल दिया था। तो ये बात सही है कि ट्रम्प जो है लॉन्ग टर्म वॉर नहीं करना चाहते, ये बात सही है, लेकिन ये बात ईरान को भी तो पता है ना कि वो लॉन्ग टर्म वॉर नहीं करना चाहते। ईरान लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार है। ईरान उनको अगर उसने मारा तो ईरान कह रहा है कि हम तुम्हें लॉन्ग टर्म वॉर में खींच के लेके आएंगे। यानी वो जो पावर बैलेंस है उसके अंदर दोनों पार्टीज को पता है कि दोनों पार्टीज क्या चाहती हैं। ट्रम्प चाहता है मैं एक सिग्नल दूं, डरा दूं, वो डर नहीं रहे, फिर मैं मार के डरा दूं, यानी मैं 2 बॉम्ब गिराऊंगा, 4 बॉम्ब गिराऊंगा, बड़े बड़े हमले कर दूंगा, लोग डर जाएंगे। ठीक है, वो डरने वाले नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक है तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। अच्छा, ये बार भी जो गेम चेंज हुआ है ये हुआ है कि हर बार इजराइल सामने आता था और अमेरिका पीछे से कहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। इस बार गेम चेंज किया उन्होंने, अमेरिका आगे है, अमेरिका आगे, इजराइल पीछे। इसकी भी क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि वो चाहते हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि इजराइल बोल रहा है हम नहीं है जंग में, यानी आप हमें नहीं मारना, यानी अमेरिका है, आप अमेरिका से भिड़ो, और ईरान बोल रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल को अलग नहीं समझते। ठीक है, ये तो आपका एक व्यू है, लेकिन फिर भी मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू, और कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो ऐसा होगा जो दिखेगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहने की नहीं होती, वो दिखाई जाती हैं। और ईरान में जिस तरह से आवाम उतरी है सड़कों पर, उसको देखते हुए क्या लगता है इस्राइल और अमेरिका मिलकर या उनके समर्थक देश मिलकर के ईरान पे कुछ बड़ा कर सकेंगे ऐसे वक्त में जबकि जनता सड़कों पर है? और दिखा आज के इमाम खामनेई के समर्थन में लोग उतरे। जी देखें, जो अमेरिका और इंपीरियलिस्ट लोगों की पॉलिसीज होती हैं, उनकी पॉलिसी में पब्लिक का कोई रोल नहीं होता। वो चाहते हैं कि ऊपर 2 प्रेसिडेंट्स को सेलेक्ट कर लो, उनको इलेक्ट कर लो, ऊपर से मैनेज करो, पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं है। ईरान की जो पॉलिसी है वो यही कि पब्लिक, रियल समर्थन पब्लिक का किसके साथ है। तो हमने देखा जो 12 जनवरी को ईरान में रैली निकली प्रो गवर्नमेंट, उसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग थे। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं 60-70 लाख लोग आ चुके थे सुबह तक, जब तक रैली शुरू हुई थी। तो ये क्या दर्शा रहा है कि वो जो प्रोपेगेंडा कह रहे थे कि ईरान की अवाम आयतुल्लाह खामेनेई या इस्लामिक गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये बर्स्ट हो जाता है ये जब पब्लिक रास्ते पे आती है। जो उनके ऑपोजिशन वाले आते हैं, मैक्सिमम उन लोगों ने एक रैली में 5,000 से 7,000 लोगों को जमा किया था। उनके मुकाबले में अगर 1 करोड़ लोग रास्ते पे आ जाते हैं तो उनका प्रोपेगेंडा वैसे ही बर्स्ट हो जाता है। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ईरान जो है वो जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के मुताबिक है, अमेरिका हमला नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रीजन उसका ये है कि ईरान ने जो थ्रेट्स दिए हैं वो उनके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है, और उनको ये पता है कि कोई कंट्री होती है कि वो नुकसान उठाने से डरती है, इसके लिए नहीं लड़ती है। ईरान वो कंट्री नहीं है। ईरान तैयार है नुकसान उठाने के लिए, लड़ के नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है। तो उनको पता है कि इनकी मानसिकता, इनकी साइकोलॉजी करबला की वजह से शहादत वाली भी है, कुर्बानियां वाली भी है। तो पोजीशन इस वक्त ये है कि अगर देखें ऑप्शंस देखें ABC जी, ऑप्शन नंबर A, इजराइल खुद हमला कर देगा, ठीक है, तो पिछली बार भी किया था, है ना, ईरान ने पलट के मारा था। क्योंकि मेरा सवाल आपसे वही होने वाला था। आप तमाम तरह के गणित लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल आपके किसी भी गणित में फिट नहीं बैठता है। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी दोस्ती के हालात बनते हैं या कम से कम बातचीत के रास्ते खुलते हैं, तो इजराइल उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा आरोप लगता रहा है, इल्जाम लगता रहा है। क्या ईरान ऐसा होने देगा? क्या इजराइल ऐसा होने देगा?
देखें, हम लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि अमेरिका और इजराइल दो अलग एंटिटी नहीं है। ये इजराइल और अमेरिका एक ही है। इजराइल एक्चुअली अमेरिका का प्रॉक्सी है। पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का प्रॉक्सी जो कंट्री है उसका नाम इजराइल है। तो ये जो ऊपर से वो मीडिया में दिखाया जाता है, अंदर से अमेरिका और इजराइल कोई भी चीज बगैर एक दूसरे की इजाजत के नहीं करते हैं। चाहे वो मीडिया में कुछ भी कहें, दोनों के बीच में बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि किसको क्या करना है, कौन क्या बोलेगा। तो ये अमेरिका और इजराइल क्यों मिलने गए? क्यों? इसलिए नेतन्याहू का कहना ये है कि हम इसलिए मिलने गए क्योंकि ईरान ने जब बात किया है तो ईरान ने कहा है कि हम मिसाइल पे बात नहीं करेंगे। ईरान ने कहा है कि भाई हम जो हैं प्रॉक्सीज जिनको वो कहते हैं, या हम जिसे रेजिस्टेंस के मूवमेंट कहते हैं, हम उनको धोखा नहीं देंगे। हम इन दोनों मौजू पे बात नहीं करेंगे। जब अमेरिका का सबसे बड़ा लीडर उधर विटकॉफ आता है, जो अमेरिका खुद ट्रंप उसे अपॉइंट करता है, उनके प्रतिनिधि हैं, एक तरह से नुमाइंदे हैं जी। हाँ, तो उनको पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्स अभी वही है। हर जगह के तकरीबन नुमाइंदे वही हैं। वो आके मिलने को कहता है और ईरान कहता है कि हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट बात करेंगे। आप उस कमरे में बैठे, हमारा ओमान के फॉरेन मिनिस्टर वहां जाएंगे, आपसे बात करेंगे, फिर पलट के आएंगे। फिर वो मुझ यानी हम इस लायक नहीं समझते कि हम आपसे डायरेक्ट बात करें। सेंटकॉम का हेड वो रूम में एंटर करना चाह रहा था, उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको 20 मिनट बाहर खड़ा रखा। इसी एटीट्यूड के लिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ईरान का ये उनके लिए ज्यादा ही नहीं है, उनके लिए ज्यादा है। हम जैसे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इक्वल फुटिंग पे गुफ्तगू हो। आप सुपीरियर हो, हम इंफीरियर हो, इस साइकोलॉजी को आप भूल जाओ। हर इंसान इक्वल है, ठीक है। अगर आप सेंटकॉम के हेड को ला रहे हैं तो हम भी अपने मिलिट्री के हेड को लाएंगे, है ना। आपकी मीटिंग डिप्लोमेटिक है, कूटनीति पर है ना। तो आपने क्यों मिलिट्री वाले पर्सन को लाया? अगर आपने मिलिट्री वाले पर्सन को लाया तो आपने गलत किया है ना, हम क्यों अलाउ करें? तो ये डोमिनेशन की थियरी जो है, ये अमेरिका को आदत हो गई है पूरी दुनिया में कि मैं डोमिनेट करूंगा, दूसरे मेरे गुलाम बनेंगे। ईरान कहता नो नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, वी आर इक्वल्स। अगर हमें बात करना है तो आराक्ची ने क्या कहा था, इक्वालिटी पे और जस्टिस पे बात होगी। यानी इक्विटी अगर नहीं है, फिर उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जंग हो रही है और इस पे हम बात, ये नहीं, हमें डराए नहीं। और जैसे ही आराक्ची वापस आए, अगर आराक्ची ने आके क्या किया, पहले एक खुद बोट में गए, उसी मंतके में गए होर्मुज में, दिखाने के लिए कि हम तुमसे डरते नहीं है। फिर उसके बाद कल उनकी मीटिंग हुई, ईरान के जितने मिलिट्री कमांडर्स हैं वो सारे एक साथ खड़े हैं आगा आराक्ची के साथ, और सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि आगा आराक्ची भी कह रहे हैं हम जंग के लिए तैयार हैं, सारे मिलिट्री कमांडर्स, एयरफोर्स कमांडर्स सारे कह रहे हैं हम जंग के लिए तैयार हैं। देखें ये ईरान क्यों कर रहा है, बहुत गौर से समझे, ये ईरान क्यों कर रहा है। क्योंकि ईरान के लिए भी क्लियर है कि अमेरिका इज नॉट इन अ पोजीशन ऑफ वॉर। अगर अमेरिका पोजीशन ऑफ वॉर में होता तो ईरान अलग तरीके से डील करता, क्योंकि इनको पता है कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ये है कि वो उनको हर्ट कर सकती है। अगर 40,000 सोल्जर्स हैं, देखें 2020 में जब ईरान ने मिसाइल मारी थी इराक के एयरबेस पे, तो वो एयरबेस पे अमेरिका ने वो मिसाइल रोक नहीं पाई थी। कतर में भी मारी तो रोक नहीं पाई अमेरिका ने, बल्कि इतने कंट्रीज को क्रॉस करके गई है। तो पोजीशन ऑफ पावर इस वक्त ये है कि ईरान डरने की पोजीशन पे नहीं है। अमेरिका ने ऐलान बड़े बड़े किए हैं कि हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब तो दुनिया के सामने उसको अपनी इज्जत बचानी है। तीसरा है कि ट्रंप क्या करेगा, नेतन्याहू क्या करेगा, इजराइल से हमला करवा सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही करवा सकता है ना। तो उन्होंने किया था ये ना, ईरान ने पलट के मारा, फिर वो सीज फायर करने लगे। हाइफा का जो गवर्नर है वो कह रहा है कि अगर जंग 7 दिन और चलती तो हाइफा में कुछ नहीं बचता। हाइफा का गवर्नर ये कह रहा है। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि विद इन 6 months व्हाट चेंज्ड? वो तो अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या बदलाव हुआ है, कितनी तैयारियां हुई हैं, क्या वो तैयारियों के लिए वक्त ले रहे थे या उनकी और कोई रणनीति थी। ये तो सरप्राइज होगा दुनिया के लिए। इकोनॉमिकली ईरान को भी पता है कि ट्रंप जो है वो एक बंदा है जिसको दुनिया की इकोनॉमिक्स और ये बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स के लिए भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त बहुत बुरी हालत में, $39 ट्रिलियन का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया इन लोगों ने। 39 ट्रिलियन शायद हम लोग डॉलर्स लिखेंगे तो शायद हमारे कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा, इतना लोन है उनके ऊपर। तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, यानी जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, उनके वर्ल्ड बैंक के लोन को अगर हम लोग देखें तो एक तो ये। दूसरा ये है कि ईरान ने ऐलान किया है
कि भाई होर्मुज जो है जहां से दुनिया का 20% ऑयल जाता है, हम इसको ठीक है। बंद कर देंगे। तीसरा, ईरान के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भाई हमें मारना है, जिसके बारे में शायद आपने प्रोग्राम भी किया, हमें मारना है तो अब अमेरिका तक जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के जितने सेंटर्स मिडिल ईस्ट में हैं, हम हर एक को मारेंगे। जहां पर भी अमेरिका का लेबल लगा हुआ है, अमेरिकन कंपनीज का लेबल लगा हुआ है, वो हमारे लिए एक टारगेट होंगे, क्योंकि आपकी कंट्री ने हम पर हमला किया है। तो और वो पूरा अमेरिका का प्रेजेंस, अमेरिका की इक्तिसाद, उनकी इकोनॉमिक्स कहां पर है? दुबई में बेस्ड है। उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज भी वहां पर है, मिलिट्री कंपनीज भी वहां पर है, आईटी कंपनीज भी वहां पर है। ईरान ने कहा हम क्यों मारे इतना दूर जाके, यहीं पर तो सब है, आप यहीं पर हम आपको तबाह कर देंगे। तो ईरान इस वक्त जर्रा बराबर भी ईरान के अंदर खौफ और डर हो, इसका कोई भी माहौल नहीं है। ईरान अपने आप को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में देख रहा है। ठीक है। और ईरान देख रहा है कि इस वक्त ये वो वक्त है जहां पर हमें अमेरिका को एहसास दिलाना है कि अब वो ताकत अमेरिका नहीं रही जो 30 साल पहले अमेरिका थी। ये वक्त आ गया है उन्हें एहसास दिलाने का। मिडिल ईस्ट में ये जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद आपको क्या लगता है, आपका प्रेडिक्शन क्या है? अगर जंग नहीं भी होती है या थोड़ी बहुत होती है या फिर जबरदस्त होती है, जैसे भी हालात बनते हैं आगे आने वाले दिनों में, मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज हैं और बाकी भी जो उस खित्ते के मुल्क हैं या मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें भी जो शक्ति संतुलन है उसका भी असर पड़ेगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं ईरान की स्वीकार्यता या ईरान का दबदबा उनमें बढ़ेगा, जैसा कि ईरान भी चाहता है। भाई पर्दे के पीछे तो सब अपने दबदबा बनाने की कोशिश में है। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आगा अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा गया कि पिछली बार जब बात हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस चल रहे थे न्यूक्लियर टॉक्स के, उसमें और इस बार में क्या फर्क है। तो उन्होंने कहा कि पिछली बार जब हमारी अमेरिका से बात चल रही थी तो बीच में यूरोपियन कंट्रीज थी, इस बार हमारी तमाम कॉन्वर्जेशन में बीच में रीजनल लीडर्स हैं। तमाम रीजनल फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे से बात कर रहे हैं, हमसे नेगोशिएशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, और ये हमें वादा कर रहे हैं कि आप नेगोशिएशन में चलिए, हम अमेरिका से पूरा करवाएंगे। क्योंकि उन्होंने एक बार, ईरान ने एक बार धोखा खा चुके हैं JCPOA के अंदर, और फिर उसके बाद पिछली बार भी जब ये कह रहे थे कि हम बात करेंगे बातों के दरमियान ही हमला कर दिया था। वो कह रहे हैं इस बार फर्क ये है कि तमाम टर्की से लेके सऊदी, कतर, UAE, हर कंट्री जो है वो कंटिन्यूअस हर रोज या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, या उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इनके किंग से बात कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो ये पूरे मिडिल ईस्ट के हालात हैं जी, ये क्या सिग्नल दे रहे हैं कि तमाम अरब कंट्रीज के लिए क्लियर हो गया है कि ईरान इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और जब ईरान कह रहा है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर जंग जो है रीजनल पूरी मिडिल ईस्ट में हो सकती है, तो हम लोग भी खतरे में आ सकते हैं। और इनके लिए तो क्या है, इनके लिए वो 4 बिल्डिंग्स हैं जो दुबई में बनी हुई हैं। दुबई में है क्या? आप देखें, दुबई एज अ कंट्री है, उसके पास क्या है? सिर्फ ऑयल है। और वो एक सेंटर में उन लोगों ने मसलन 1000-2000 उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा उनके पास है क्या? तो ईरान के लिए अगर ईरान हमला करता है इन कंट्रीज के ऊपर, तो इनके पास खुद का ना दिफा है, ना इनके पास खुद का कोई कुव्वत है, ना इनके लोग इनके साथ हैं। अगर दुबई पर हमला होता है तो क्या दुबई की आवाम अपने बादशाहों का साथ देगी? ये वही बादशाह हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, और ये वही ईरान है जिन्होंने फलस्तीन के लिए खड़े रहे। तो क्या मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान हमला करता है तो वहां की आवाम अपने बादशाह के साथ खड़ी होगी या ईरान के साथ खड़ी होगी? ये भी खुद एक सवाल है। तो उनको सब समझ में आ रहा है मिडिल ईस्ट के लीडर्स को कि ये पूरा पोजीशन इस वक्त जो है वो ईरान की स्ट्रेंथ और कुव्वत की पोजीशन है। और इस वक्त दुनिया जो एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, उस नई वर्ल्ड ऑर्डर में वो हर कंट्री अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहती है कि अमेरिका अगर डाउनफॉल होता है अमेरिका का, तब हम लोग कहां जाएंगे। वो एक नई पोजीशन को, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, ये दुनिया के बड़े जो ओपोनेंट पावर्स हैं उसकी तरफ भी मिडिल ईस्ट वाले अपनी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं।
बहुत तफसील से आपने समझाया कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन आपका ये दावा हम भी बहुत इसको गंभीरता से याद रखेंगे और हमारे दर्शकों के लिए नया है कि अभी तक तो यही चर्चा चल रही थी कि भाई हमला होगा, लेकिन आप कह रहे हैं अमेरिका हमला नहीं करेगा और उसकी वजूहात क्या है, उसके कारण क्या है, आपने बहुत डीपली, बहुत तफसील से हमें बताया। तो बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो में आज आपने वक्त दिया और बहुत आपका मसरूफ ये शेड्यूल है हिंदुस्तान का, लेकिन बावजूद इसके आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें लगता है ताज़ा सिचुएशन से ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वहां लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब आवाम की हम बात कर रहे हैं, क्या सोच रही है, उसके हवाले से आपने बहुत तफसील से बताया और क्या कुछ हो सकता है उस पूरे खित्ते में, मिडिल ईस्ट में, वो भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। तो लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दीन दुनिया को अगर आपने पूरा देखा है तो गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ज़मीर अब्बास जाफरी साहब की बातें और क्या कुछ हम उनसे पूछ सकते हैं। तो हम उनसे लगातार, वो हिंदुस्तान में लगातार उनसे वीडियोस भी बुलाते रहेंगे और अलग अलग इश्यूज पर जो आप जानना समझना चाहते हैं बात भी करते रहेंगे। तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।